हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो के अंदर हम सेमेस्टर 6 का डीएसई सब्जेक्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसका आइए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बाय आई ए रिचर्ड्स। तो सबसे पहले आई ए रिचर्ड्स के बारे में जानते हैं। तो ये फेमस इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक थे, टीचर थे, लैंग्वेज एक्सपर्ट थे। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और लोगों का नज़रिया बदला है, कैसे लोग पहले पोइट्री पढ़ते थे एंड अब कैसे पढ़ते हैं। नए नए वेज इन्होंने ढूंढे पोइट्री को पढ़ने के, समझने के। इन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के मेथड को इंट्रोड्यूस किया है और इन्होंने लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा काम किया है, कम्युनिकेशन पे काम किया है। इसी वजह से ये फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म माने जाते हैं। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द फिलॉसफी ऑफ रियोटरिक, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो सबसे पहले इन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में बताया है। तो आई रिचर्ड्स बहुत इंटरेस्टेड थे कि लोग कैसे पोम्स को पढ़ते हैं, कैसे फील करते हैं पोम को पढ़ते समय। तो इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट किताबें लिखी। पहली किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो 1924 में आई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि क्यों कुछ पोम्स एंड बुक्स हम हमें ज़्यादा पसंद आती है दूसरी पोम से। सेकेंड बुक इन्होंने लिखी थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसके बारे में बताया। तो रिचर्ड्स ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि हमें कुछ पोम्स ही अच्छी क्यों लगती है, दूसरी अच्छी नहीं लगती है। जैसे कि हम एक पोम पढ़ रहे हैं और हमारा दोस्त भी वो पोम पढ़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि हमें वो अच्छी लगे, वहीं हमारे दोस्त को वो अच्छी ना लगे, क्योंकि सबका वे ऑफ थिंकिंग एंड चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है। एंड जो पोम को पढ़ने का एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है किसी न्यूज़पेपर को पढ़ने से या किसी स्टोरी को पढ़ने से। आई रिचर्ड्स का मानना था कि रीडर क्या फील करता है पोएम को पढ़ते समय, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि किसने वो लिखा है, कब ये पोम पब्लिश हुई है। वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो रीडर फील करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपने इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने क्लासरूम में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ पोम्स दी और उन्हें बताया नहीं कि ये पोम किस पोएट ने लिखी है या फिर इस पोम का बैकग्राउंड क्या है। उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस पोम दे दी और बोला, अपने स्टूडेंट्स को बोला कि तुम्हें जो समझ आता है इसे पढ़ के तुम एक कागज़ पे लिखो। तुम्हें जो भी फील होता है इसे पढ़ के, जो भी तुम्हें समझ आता है तुम इसे लिखो। इस एक्सपेरिमेंट को करने के 3 गोल्स थे। पहला गोल था उनका कि वो नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे कि लोग कैसे फील करते हैं पोम पढ़ते समय। दूसरा गोल था उनका कि वो रीडर्स की मदद करना चाहते थे कि वो खुद से समझे पोम को, ना केवल सिर्फ उसी को आंख बंद करके मान ले जो कि उनके टीचर्स ने उन्हें पढ़ा दिया वही वो समझ लेते थे। लेकिन जब वो बिना ये जाने कि किसने ये लिखी है, क्या इसका बैकग्राउंड है, इसके बिना अगर वो पोम को पढ़ेंगे तभी वो उसका ट्रूली ट्रूली उसे फील कर पाएंगे उस पोम को। और तीसरा गोल था इसका कि वो चाहते थे कि एक बेटर तरीका वो बनाए पोइट्री को पढ़ाने का, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जज कर पाए पोम को बिना किसी बायसनेस के। रिचर्ड्स का ये मानना था कि जैसे साइंटिस्ट प्लांट एंड एनिमल्स को बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हैं, बारीकी से समझते हैं, वैसे ही हमें पोइट्री को भी एकदम नज़दीकी से समझना चाहिए, उसे फील करना चाहिए। उनका ये आइडिया जो था, उनका जो एक्सपेरिमेंट था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा न्यू था, ऐसा कभी पहले किसी ने एक्सपेरिमेंट किया नहीं था। तो इसीलिए काफ़ी लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में ये आइडिया काफ़ी पॉपुलर बना पोइट्री एंड लिटरेचर में, एंड ये आइडिया फिर बाद में यूज़ भी होने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। जब कोई इंसान कुछ कहता है या फिर लिखता है तो उसे देखने के दो नज़रिए हो सकते हैं। पहला तरीका है कि हम एग्जैक्ट वर्ड्स पे फोकस करें कि उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इसी को उन्होंने स्टेटमेंट कहा है। जैसे कि अगर कोई कहता है इट्स रेनिंग, तो हम सिंपली अगर वर्ड्स के हिसाब से सोचेंगे तो हम सोचेंगे कि आसमान से पानी गिर रहा है, बस। लेकिन जो सेकंड वे है सोचने का, वो है कि उन वर्ड्स के पीछे क्या फीलिंग्स हो सकती है उसे समझना, तो उस चीज़ को एक्सप्रेशन कहा गया है।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सैड वॉइस में बोल रहा है कि इट्स रेनिंग, इसका मतलब ये हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि वो दुखी है रेन की वजह से, क्योंकि मे बी शायद वो बाहर खेलने नहीं जा पाया, या फिर कोई अगर बहुत खुश होके बोलेगा इट्स रेनिंग, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ उसे खुशी हो रही है, बारिश हो रही है। तो किसी को अच्छा भी लगता है बारिश से, किसी को बुरा भी लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो किस तरीके से वो बोल रहे हैं उसके हम पीछे की फीलिंग को समझेंगे, तो वो उसका एक्सप्रेशन हुआ। रिचर्ड्स कहते हैं कि ज़्यादातर टाइम हम एग्जैक्ट मीनिंग पे फोकस करते हैं, इंस्टेड हम पोम के पीछे जो भावनाएं छुपी हुई है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इंसान के माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, लेकिन उनकी लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है समझने में, नॉर्मल पीपल वो नहीं समझ पाते हैं। साइकोलॉजिस्ट की तरह हमें भी पोम का एकदम डीप मीनिंग समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उस पोम के पीछे क्या छुपा हुआ है, उसको हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो, सब अलग अलग सोचे, तो हमें एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए कि किसी का हमारा क्या व्यू है, सामने वाला का क्या व्यू है। एंड अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारे हमें मीनिंग पता चलते हैं कि हाँ ये भी मीनिंग हो सकता है इस पोम के पीछे। तो हम एक दूसरे को बेटर समझ पाते हैं एंड पोम को भी डीपली एनालाइज कर पाते हैं और समझ पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग एम्बिग्विटी। जैसे कि आप इमेजिन करो कि बहुत सारे बच्चे हैं और वो एक ही पिक्चर को देख रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये रैबिट की पिक्चर है और बाकी कह रहे हैं कि ये डक की पिक्चर है। अब इसमें से सही कौन है? एक्चुअली दोनों भी सही हो सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग है, अलग अलग चीज़ों को देखने का नज़रिया है। और रिचर्ड्स भी यही कहना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है सेम पोम को देखने का, और ये सही बात भी है। रिचर्ड्स का मानना है कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है। इनफैक्ट उनका मानना है कि ये तो हेल्पफुल है और ज़्यादा, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक पोम को समझने के, रीड करने के, और इससे हम और डीपली सोचेंगे उस पोम के बारे में। बट ऐसा क्यों होता है कि सभी लोगों को डिफरेंटली चीज़ें समझ आती है? इसका बड़ा रीज़न है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड या ऐसी लाइन पोम की जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं एंड सभी मीनिंग करेक्ट होते हैं। इसी वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है रीडर्स के बीच, बट कन्फ्यूजन एक नेचुरल पार्ट है पोइट्री का, कोई मिस्टेक नहीं है। उनका मानना है कि जब हम एम्बिग्विटी समझ लेंगे, एम्बिग्विटी होता क्या है, तब हम और अच्छे से पोम को समझ पाएंगे। वो कहते हैं कि हर एक चीज़ को देखने के अलग-अलग नज़रिए होते हैं। जैसे कि अगर हम माउंटेन को अलग-अलग व्यू से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे तो हमें अलग चीज़ दिखाई देगी, बैक से देखेंगे तो हमें डिफरेंट व्यू दिखाई देगा, साइड से देखेंगे तो डिफरेंट व्यू दिखाई देगा। तो जिस तरीके से हम देखते हैं पोएट्री को, उससे हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो बदल सकता है। रिचर्ड्स कहते हैं कि पोएट्री जो है फीलिंग्स को कन्वे करने का एक ज़रिया है, अपने एक्सपीरियंस को समझाने का एक ज़रिया है। पोएट क्या कहना चाहता है, पोएट के माइंड में क्या इमेज बन रही थी उस टाइम पे जब वो लिख रहा था, अगर वही इमेज हमारे माइंड में भी बनने लग जाए तो हमें पूरा डीपली मीनिंग समझ आ जाएगा कि पोएट बोलना क्या चाहता है, हमें क्या समझाना चाहता है। हमें एकदम साइकोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए। साइकोलॉजी मतलब माइंड की स्टडी। साइकोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए कि कैसे पोइट्री को और अच्छे से समझने के लिए, डीप इनसाइट समझने के लिए। रिचर्ड्स कहते हैं कि हमें सब कुछ नहीं जानना है कि पोएट के दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम। बस हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम उतना समझ ले, पोम को ऊपर ऊपर से समझ ले कि मेन आइडिया क्या है पोम का, पोम क्या कहना चाहती है हमसे, हमें बस इतना पता होना चाहिए। और वो कहते हैं कि जो महान लोग हैं, मतलब जो गुड क्रिटिक्स है जिन्होंने पोम्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उन्हें हेल्प करनी चाहिए लोगों की कि वो पोइट्री को और अच्छे से समझे, ना कि सिर्फ ये बोले कि ये पोइट्री अच्छी है, ये पोइट्री खराब है। बस उन्हें डिसीजन नहीं बताना चाहिए अपना, बल्कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो रिचर्ड्स ने एक एग्जाम्पल लिया है फेमस ओल्ड थिंकर एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल को आप जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि पोइट्री इज इमिटेशन। इमिटेशन मतलब कि किसी चीज को कॉपी करना। बट अगर किसी को ये पता नहीं कि इमिटेशन का मतलब होता क्या है, तो इस आइडिया को वो गलत भी समझ सकता है। तो उनका ये कहना है कि हमें सभी आइडियाज को क्लियरली हमें पता होना चाहिए, जो क्रिटिकल आइडियाज हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो।
तो रिचर्ड्स यही कहना चाहते हैं हमें कि हमें अलग-अलग ओपिनियंस देखने चाहिए और कैसे वर्ड्स वर्ड्स का क्या-क्या मीनिंग हो सकता है वो सब हमें जानना चाहिए। साइकोलॉजी की हेल्प से हम पोम को समझ सकते हैं एंड जो लोग बहुत अच्छे हैं पोएट्री में उन्हें हेल्प करनी चाहिए दूसरों को समझाने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है 10 डिफिकल्टीज। आइए रिचर्ड्स ने 10 डिफिकल्टीज बताई है कि पोम पढ़ते समय क्या-क्या डिफिकल्टीज आ सकती है। पहली, नॉट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मीनिंग, यानी हमें प्लेन सेंस ही समझ नहीं आ रहा है कि पोम बोलना क्या चाह रही है, किस बारे में पोम है। मेन जो बेसिक आइडिया है वो भी हमें समझ नहीं आ पा रहा है कि पोएट का क्या फीलिंग है, क्या मूड है, क्या वो हमें बताना चाहता है। सेकेंड डिफिकल्टी, नॉट नोटिसिंग द साउंड एंड रिदम। पोम भी सॉन्ग्स की तरह होती है, इसमें भी बीट होती है, रिदम होता है और किस तरीके से वर्ड फ्लो कर रहे हैं हम वही नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये एक डिफिकल्टी है। थर्ड, गेटिंग कंफ्यूज्ड बाय इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कि जब भी हम कोई वर्ड पढ़ते हैं, कोई लाइन पढ़ते हैं, तो उस चीज़ की इमेज हमारे माइंड में बनती है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एलिफेंट बोला अगर, तो आपके दिमाग में एलिफेंट की पिक्चर बनेगी, तो इसी को इमेजरी कहते हैं। तो पोएट्स जो होते हैं वो इमेजरी बहुत यूज़ करते हैं अपनी पोएट्री में, बट कभी-कभी हम गलत इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में, उस पोम से रिलेटेड वो नहीं होती, कुछ अलग ही माइंड में हम इमेज बना लेते हैं, तो बिल्कुल मीनिंग हम समझ नहीं पाते उसका। फोर्थ है बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय योर ओन मेमोरीज, यानी कि कभी कभार क्या होता है कि हम पोम की एक लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद हमें कुछ अपना याद आ जाता है, अपना पर्सनल कुछ याद आ जाता है, कोई मेमोरी या कोई पर्सन याद आ जाता है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस याद आ जाता है, तो हम उसी चीज में खो जाते हैं और पोम का जो रियल मीनिंग है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिफ्थ, लेटिंग योर यूजुअल रिएक्शंस टेक ओवर, यानी कि बिना पोम को ढंग से समझे हम पहले ही रिएक्ट कर लेते हैं। मतलब कि जैसे हमने मदर वर्ड हमने पढ़ा, तो हम पहले से ही सोचने लगेंगे मदर है तो मतलब कोई लव वगैरह ही होगा, उनका मदरली लव वगैरह कुछ दिखाया होगा, मे भी कुछ और बताना चाहता हो पोएट, तो हम पहले ही रिएक्ट कर देते हैं, तो वो भी डिफिकल्टी है। फिर नेक्स्ट है गेटिंग टू इमोशनल। कभी कभार क्या होता है रीडर्स बहुत ओवर रिएक्ट कर देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सैड फील करने लग जाते हैं पोएट्री पढ़ने के बाद, या बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इवन दो पोएम में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन यूज नहीं किए हैं, जिससे कि वो एक्चुअल मीनिंग मिस कर देते हैं। नेक्स्ट डिफिकल्टी, फीलिंग टू लिटिल। ये बिल्कुल अपोजिट है कि हम बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं दे रहे। कुछ लोग होते हैं कि वो इमोशंस ही शो नहीं करते बिल्कुल, तो इसीलिए वो पोम से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट है लेटिंग पर्सनल बिलीव्स गेट इन द वे, यानी कभी कभार क्या होता है पोम्स के अंदर रिलीजन से रिलेटेड, लाइफ या वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ आइडियाज के बारे में दिया होता है, तो लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं कि वो एग्री करते या नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को लव पोम्स पसंद ही नहीं है तो वो पहले ही बोल देगा कि ये तो बेकार ही पोम है, घटिया ही होगी पोम कुछ, तो पहले ही वो रिएक्शन दे देता है। नेक्स्ट डिफिकल्टी है एक्सपेक्टिंग पोम्स टू फॉलो सर्टेन रूल्स, यानी कि कुछ रीडर्स का ये मानना होता है कि सभी पोम्स तो एक जैसी होती है, उसमें सेम तरह की राइम होती है, बट जब वो कोई डिफरेंट तरह की पोम देखते हैं, कोई न्यू पोम आती है उनके सामने जिसका थोड़ा राइमिंग स्कीम अलग होता है या फिर कुछ थोड़ी ज्यादा लंबी होती है वो, तो वो कहते हैं ये तो पोम ही नहीं है, ये क्या पोम हुई, तो वो पहले ही बोल देते हैं ऐसा। नेक्स्ट है बीइंग स्टक विद ओल्ड आइडियाज अबाउट पोएट्री, कि रीडर्स कभी कभार अपनी थ्योरीज या फिर कुछ पुराना उन्होंने जो कुछ पढ़ा होता है वो न्यू पोम्स से रिलेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मेन आइडिया वो समझ ही नहीं पाते, उनका दिमाग ब्लॉक हो जाता है कि एक फिक्स आइडिया पे ही वो अटक जाते हैं कि पोम तो ऐसी होगी, तो वो कुछ नया सीख ही नहीं पाते। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि हम एक ही तरह का खाना खा रहे हैं और दूसरा जो भी खाना आ रहा है उसको हम पहली बेकार कर दे रहे हैं बिना टेस्ट किए। तो ये सारी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है, 10 डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने बताई कि अगर ऐसी डिफ़िकल्टीज़ साथ में आ जाएँगी, तो हम पोम का मीनिंग समझ ही नहीं पाएँगे। तो रिचर्ड्स चाहते हैं कि हम सिर्फ़ पोम को पढ़ें नहीं, बल्कि उसे एन्जॉय करें, उसे समझें। अगर हम ये सारी डिफ़िकल्टीज़ समझ लेंगे एक बार, तो हम बेटर तरीके से इन सब पोम्स को समझ पाएँगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग। किसी भी राइटिंग के अंदर 4 तरह के मीनिंग होते हैं। तो पहला है सेंस। सेंस मतलब कि क्या कहा जा रहा है, ये बेसिक मीनिंग है जो फैक्ट्स यूज हो रहे हैं उसमें, या फिर वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो इसका मीनिंग होता है।
जैसे कि एग्जाम्पल अगर कोई कह रहा है द डॉग रैन अक्रॉस द पार्क, तो इसका सेंस है कि ठीक है एक कुत्ता भाग रहा है पार्क में। तो ये मेन आइडिया की तरह है कि हम सेंटेंस से क्या समझ रहे हैं। जैसे साइंस और इंस्ट्रक्शन बुक्स में हम सेंस पे फोकस करते हैं कि सेंस क्लियर होना चाहिए कि बात क्या हो रही है। सेकंड है फीलिंग, मतलब इमोशंस क्या क्या इन्वॉल्व है उसमें, कि किस तरीके से जो स्पीकर है राइटर है उसने किस तरीके से लिखा है। वर्ड्स के अंदर इमोशंस होते हैं जैसे जॉय, एंगर, सैडनेस, लव, एक्साइटमेंट। जैसे अगर कोई कहता है वाओ दैट डॉग इज सो क्यूट, तो इसका मतलब कि इसे हम समझ सकते हैं कि बहुत स्पीकर बहुत हैप्पी फील कर रहा है उस डॉग को देखकर। डॉग के प्रति उसका प्यार हम समझ सकते हैं यहाँ पे। फीलिंग्स जो कि हम फील कर रहे हैं रीड करते समय या सुनते समय। पोएट्स जो होते हैं वो वर्ड्स यूज करते हैं जिससे कि हम उनसे इमोशनली कनेक्टेड फील कर पाए। थर्ड है टोन। टोन मतलब कि किस तरीके से वो बोला गया है। इस टोन से हम समझ पाते हैं स्पीकर का एटीट्यूड क्या है उस पर्सन के लिए जिसके लिए वो बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर डांट के कहती है चुपचाप बैठ जाओ, तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो सीरियस है। बट अगर हमारा दोस्त कुछ कहता है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ वो हमारे से कैजुअली बात कर रहा है। तो जब हम दोस्त से बात करते हैं तो हमारी टोन कैजुअल होती है, वही अगर प्रिंसिपल से बात करते हैं तो बहुत रिस्पेक्टेड और फॉर्मल टोन में बात की जाती है। फोर्थ है इंटेंशन, यानी कि उसको कहने के पीछे क्या इंटेंशन है, हमारी क्या भावना है, क्या रीजन है। एग्जाम्पल अगर आपकी मम्मी कहती है कि अपना रूम क्लीन कर लो, तो इसके पीछे उनका इंटेंशन ये है कि रूम को साफ करवाना है। तो कोई कुछ कहता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो राइटर ने जो लिखा है अपना वर्क उसके पीछे क्या रीजन है उसको समझना। तो रिचर्ड्स कहते हैं कि ये जितने भी मीनिंग्स होते हैं ये साथ में काम करते हैं एक टीम की तरह। रियल लाइफ में या फिर पोम्स में ये अकेले काम नहीं कर सकते। कभी कभार एक मीनिंग जो होता है वो स्ट्रॉन्गर हो सकता है दूसरे मीनिंग से, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी टाइप की हम राइटिंग कर रहे हैं। तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग देखेंगे। तो पहला है साइंटिफिक राइटिंग। यहाँ पे हम सेंस पे फोकस करते हैं, जैसे कि साइंस टेक्स्ट बुक या फिर मैनुअल में क्लियर एंड करेक्ट होने चाहिए सारे फैक्ट्स। इसमें फनी टोन की कोई जरूरत नहीं है। राइटर यहाँ पे रीडर को फैक्ट समझाने आता है, ना कि कुछ स्पेशल फील करवाने। सेकंड पॉपुलर साइंस राइटिंग। यहाँ पे सेंस, फीलिंग, टोन सब मिक्स होता है। जैसे कि जो आर्टिकल्स होते हैं हेल्थ या स्पेस से रिलेटेड, वहाँ पे राइटर आइडियाज को समझाना चाहता है सिंपल वर्ड्स में, फनी टोन में, एंड वहाँ पे वो एंथुजियाज्म दिखाता है। उनका इंटेंशन होता है साइंस को फन बनाना। तीसरी राइटिंग है पॉलिटिकल राइटिंग। यहाँ पे इंटेंशन पे फोकस होता है। जैसे कि जो स्पीचेस होती है इलेक्शन में, वहाँ पे स्पीकर चाहता है कि वो वोट के लिए मांगते हैं, लोगों को एग्री करवाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग वो यूज करते हैं, टोन यूज करते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए। इनका यहाँ पे फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। फोर्थ पोइट्री। पोइट्री के अंदर फीलिंग एंड टोन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। पोम्स के अंदर फैक्ट की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे चीजें लिखी जाती है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, एक मूड सेट करने के लिए। जो पोम में स्टेटमेंट यूज की जाती है उनका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, बल्कि उनके पीछे कुछ ना कुछ बातें छुपी रहती है, कुछ ना कुछ फीलिंग छुपी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पोएम में लिखा हुआ है माई सोल इज द शिप इन फुल सेल, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोल है वो एक शिप है, ऐसा इसका कोई मीनिंग नहीं है। बल्कि इसका हिडन मीनिंग ये है कि आप फ्री फील कर रहे हैं, स्ट्रांग फील कर रहे हैं, ब्रेव फील कर रहे हैं, जैसे कि जब शिप सेल करती है ओशन में वैसे। तो रिचर्ड्स सोचते हैं कि लोग मिसअंडरस्टूड क्यों कर लेते हैं पोएट्री को, क्योंकि वो फीलिंग नहीं समझ पाते पोम की, वो टोन नहीं समझ पाते, वो लिटरल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, वर्ड टू वर्ड उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे छुपी भावना को नहीं समझते, उसके इंटेंशन को नहीं समझते। हम नेक्स्ट टॉपिक है फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज का मीनिंग होता है जब हम वर्ड्स को क्रिएटिव तरीके से यूज करते हैं, उन्हें सिंपल तरीके से नहीं लिखते। ऑफन ये पोएट्स ही यूज करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज, जिससे कि वो हमें कुछ स्पेशल फील करवा सके या फिर कुछ इमेजिन करवा सके, हमें सोचने में मजबूर करे इस पोम के बारे में। तो इस तरह की लैंग्वेज कंफ्यूजिंग हो सकती है क्योंकि ये क्लियर एंड डायरेक्ट नहीं होती। तो इससे कुछ लोग पोएट्री मिसअंडरस्टूड भी कर लेते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज के थ्रू जो राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, वो रीडर्स के मन में एक इमेज बनवाने की कोशिश करते हैं, रादर देन सिर्फ प्लेन फैक्ट देने के बजाय।
और वो नहीं चाहते कि लोग सिर्फ एग्जैक्ट मीनिंग समझे, वो चाहते हैं कि वो उसका पीछे का डीप मीनिंग समझे पोम का। जैसे कि एग्जाम्पल है, माई हार्ट इज अ ब्रोकन ग्लास। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका दिल है वो ग्लास का बना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप सैड फील कर रहे हैं। तो जो रिचर्ड्स है वो कहते हैं कि 4 कॉमन रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग पोइट्री को कंफ्यूज हो जाते हैं, पोइट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला है केयरलेसनेस, यानी कि जब हम ज्यादा अटेंशन नहीं देते, कभी कभी बहुत तेजी से रीड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम उसका जो मेन आइडिया है वही नहीं समझ पाते हैं। ये हमारी केयरलेसनेस है, हम ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाते और वर्ड्स को गलत पढ़ लेते हैं या गलत समझ लेते हैं। दूसरा है ओवर लिटरल रीडिंग, यानी कि सभी चीजों को एकदम सीरियसली ले लिया कि हम हर एक वर्ड पे हम फोकस करे जा रहे हैं डीपली, कि हर एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग समझेंगे, जैसे कि ये कोई मैथ प्रॉब्लम हो, बल्कि ऐसा नहीं करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि एक लाइन दी हुई है, व्हाट दिस ऑफ डेथ फ्रॉम यू हु नेवर विल डाई। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। रिचर्ड्स कहते हैं कि काफी सारे रीडर्स जो है वो इस लाइन को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इसका लॉजिकल आंसर ढूंढने में लगे हैं। बट पोम्स के अंदर जो मीनिंग होता है वो फीलिंग से रिलेटेड होता है, आइडिया से रिलेटेड होता है, ना कि किसी फैक्ट से रिलेटेड। तो कहते हैं कि हमें उसका सेंस पकड़ना चाहिए। थर्ड है मिक्स्ड मेटाफर, मतलब कि बहुत सारे आइडियाज को आपस में मिक्स कर देना। मेटाफर का मतलब होता है कि जब हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका कि जैसे दिया हुआ है कि अनलेस द सी वर हाफ ईच मर्थफुल स्ट्रिंग वुवन ऑफ द लाइटनिंग ऑफ नाइट स्प्रिंग। यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इमेजरी होगा, ये बहुत ज्यादा मेटाफर होगा, यहाँ पे बहुत सारा कंपैरिजन हो रहा है, सी का कंपैरिजन हाफ से हो रहा है, स्ट्रिंग का कंपैरिजन लाइटनिंग से हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो रिचर्ड्स कहते हैं कि एक या दो इमेजेस ठीक है, बट अगर बहुत ज्यादा वाइल्ड आइडियाज हम मिक्स कर देंगे तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। इसका तो ऐसा ही हो गया जैसे कि हमने पिज्जा, चॉकलेट, शैम्पू वगैरह सब एक ही बाउल में मिला दिया, मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं है। तो गुड मेटाफर से अच्छी फीलिंग क्रिएट होती है, बट अगर ज्यादा मेटाफर यूज होंगे पोम में तो रीडर कंफ्यूज हो सकते हैं। फोर्थ है ओवर पर्सोनिफिकेशन, यानी कि ज्यादा ह्यूमन क्वालिटीज देना नॉन ह्यूमंस को। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ही ये होता है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी नॉन लिविंग चीज का ह्यूमन के साथ, जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, द एंग्री स्टॉर्म स्क्रीम्ड एंड थ्रू इट फीस्ट। तो रिचर्ड्स का कहना है कि कुछ पर्सोनिफिकेशन अच्छा होता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत पर्सोनिफिकेशन किया सही है, बट अगर पोएट कुछ ज्यादा ही पर्सोनिफिकेशन करने लग जाए तो वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक पोइट्री लगती है। जैसे कि ये कहना कि द पेंसिल डांस्ड, क्राइड, एट अ सैंडविच एंड मेड जोक। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपैरिजन हो रहा है। तो जस्ट बिकॉज कि कुछ पोएट अच्छी तरीके से पर्सोनिफिकेशन कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पोएट ऐसा कर पाएगा। ये क्वालिटी सिर्फ कुछ ही पोएट में होती है। तो रिचर्ड्स हमें ये बताना चाहते हैं कि पोएट्स जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं लिखने के लिए, उसको फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। और रीडर्स को पोम पढ़ते समय केयरफुल होना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए या ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, उन्हें ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, और उन्हें मेटाफर्स एंड पर्सोनिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से वो यूज किए गए हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली उन्हें पोम को एक से ज्यादा बार पढ़ना चाहिए। तो ये चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि पोम एक बास्केट ऑफ फ्रूट्स की तरह है। तो अगर हम कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे बढ़ेंगे, यानी केयरलेसनेस करेंगे, तो हम फल गिरा सकते हैं, उसमें से फ्रूट गिर सकता है। अगर हम एक ही फ्रूट पे ध्यान देते रहेंगे, यानी ओवर लिटरल, यानी एक ही फ्रूट पे अगर हम ध्यान देते रहेंगे तो बाकी को हम भूल सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। तीसरा, अगर हमने बहुत सारे फ्रूट्स को एक साथ ही मिक्स कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने कंपैरिजन कर दिया, बहुत ज़्यादा मेटाफर्स यूज कर दिए, तो एकदम मेस बन जाएगा। फोर्थ, कि अगर हमने फ्रूट्स को एकदम इंसानों जैसा ड्रेसअप कर दिया, उन्हें नाम दे दिया, उन्हें जॉब दे दिया, मतलब यहाँ पे हमने ओवर पर्सोनिफिकेशन कर दिया। पर्सोनिफिकेशन मीनिंग ही यही होता है कि जब हम नॉन लिविंग चीज को इंसानों वाले ट्रेड दे देते हैं, क्वालिटी दे देते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो ओवर पर्सोनिफिकेशन भी बहुत वियर्ड लगता है। तो बेस्ट तरीका यही है कि हम आराम से चलें, पूरी बास्केट में देखें, हर एक फल पे ध्यान दें, सभी फलों को एकदम अच्छे से देखें, स्मेल करें, उन्हें फील करें एंड एंजॉय करें पोम को फुल्ली।
जैसे हमने फ्रूट्स को एंजॉय किया वैसे ही हम पोएम को भी फुल्ली एंजॉय करें। तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।